हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलो तो आज मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन जो चैप्टर था उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेके आया हूं। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट ही है मैक्सिमम, थ्योरी बहुत कम है। ठीक है, तो जो यूनिट एंड डायमेंशन हमने पढ़ा हुआ है उसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसके बेसिस पे हम बहुत सारा अलग अलग तरीके का न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है। ठीक है, तो अगर इसका स्टेटमेंट देखोगे तो स्टेटमेंट में कुछ ऐसा मिलेगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल all terms of a equation, expression, formula having same dimensions। मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कोई इक्वेशन है, कोई एक्सप्रेशन है, कोई फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला मतलब एलएचएस में कुछ होगा, आरएचएस में भी कुछ होगा। मतलब एलएचएस एंड आरएचएस बोथ साइड जो भी टर्म्स होंगे उनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कोई भी इक्वेशन तुम्हें दिखे, इक्वेशन फॉर्मूला, जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, ऐसा मैंने इक्वेशन लिख दिया एक। ठीक है, तो इसमें देखो कितने टर्म्स हैं, ए बी सी और डी। इसमें टोटल 4 टर्म हैं। हाँ, टर्म कैसे काउंट करते हैं, तो जो प्लस माइनस से सेपरेट हो रहे हो, इक्वल के साइन से सेपरेट हो रहे हो, तो अलग अलग टर्म काउंट करते हैं हम। अब मान लो कि कुछ ऐसा हो कि x इक्वल टू वाई इंटू जेड, या x इक्वल टू वाई बाई जेड, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें देखो, इसमें ये एक टर्म हुआ, ये एक साथ काउंट होगा, ये एक हुआ, एक ये होगा। मतलब इन दोनों को अलग अलग हम टर्म नहीं बोलते, ये दोनों एक साथ कंबाइन फॉर्म में, प्लस माइनस और इक्वल के साइन से जो सेपरेट होते हैं उनको हम अलग अलग टर्म काउंट करते हैं। तो इसमें क्या है, 2 टर्म्स है, एक दो, इसमें एक दो। अगर यहां पे कुछ और होता तो इसमें हो जाते 3। इसमें कितने, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से टर्म देखना है किसी इक्वेशन में। तो कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी फॉर्मूला हो, लेफ्ट साइड राइट साइड जो भी टर्म्स होंगे उनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं पहले। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, स्क्वायर ब्रैकेट में ए को लिखेंगे तो क्या रीड करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। ये लास्ट की वीडियोज में बताया हुआ है, इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। इसी तरह से इन चारों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ये किसी भी इक्वेशन के लिए अप्लाई हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कहीं भी फॉर्मूला हो इक्वेशन, वहां पे ये अप्लाई होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसका मीनिंग समझते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है, इसका मीनिंग भी हम समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है। चलो देखो, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, इसका प्रूफ भी बोल सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं 2 kg प्लस 10 मीटर इक्वल टू x, अगर मैंने ऐसा लिख दिया, ये क्या पॉसिबल है क्या। अब बताओ, 2 kg में 10 मीटर को ऐड कर सकते हो क्या तुम, बिल्कुल नहीं। इक्वल टू कुछ आएगा क्या इन दोनों को ऐड करने पर, कुछ भी नहीं आएगा। मतलब ये डायमेंशनली क्या है, रॉन्ग है इक्वेशन। ठीक है ना, ये डायमेंशनली रॉन्ग है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, 2 kg प्लस 10 kg इक्वल टू एक्स। ये देखो 2 kg, ये हो गया 10 kg। हाँ, इसके इक्वल में क्या आएगा, 12 kg। मतलब अगर मैं पूछूं कि x क्या आएगा, तो ये बोलोगे 12 kg। ये डायमेंशनली इक्वेशन सही है, क्योंकि हम 2 kg 10 kg को ऐड कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई ऐड हो रहा है, ये देखो, ये भी kg, ये भी kg, मतलब ये मास, ये भी मास, इक्वल टू में भी क्या आएगा, मास।
मतलब इक्वेशन तभी सही होता है जब ये तीनों सेम टाइप का फिजिकल क्वांटिटी हो, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी हो। उसी को हम ऐड कर सकते हैं या इक्वल लिख सकते हैं एक दूसरे के। वही तो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका जस्ट रिवर्स कि हाँ, जो भी अगर इक्वेशन है तो उन सबके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होंगे, उनमें जो भी टर्म्स होंगे सबके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं होंगे तो वो आपस में ऐड हो सकते क्या, इक्वल लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते। यही रीजन है। इसलिए मैंने यहां पे एग्जांपल दिया कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हो गया देखो मास, ये हो गया लेंथ, ये सेम टाइप का फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ, इनके डायमेंशन सेम नहीं हुए। इसका देखो, इसका डायमेंशन देखोगे तो m होगा, इसका भी m होगा, इसका भी m होगा। मतलब इक्वेशन में जो भी टर्म्स होंगे सबके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होता है। क्लियर है? अगर मान लो मैं ऐसा बोल दूं एक नेक्स्ट, s इक्वल टू वी टी, ये एक एग्जांपल ले लो। ये भी तभी सही होगा जब लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के इक्वल हो। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस इक्वल होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वीटी के, तभी ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। इसको भी चेक कर लेंगे। देखो एस इक्वल टू वीटी जब फॉर्मूला पढ़ा होगा तो याद होगा कि एस होता है डिस्टेंस, वी स्पीड वेलोसिटी, टी टाइम होता है। तो अगर हम इसका निकालते हैं डायमेंशनल दोनों साइड का, चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। तो देखो एस का होता है, एस मतलब लेंथ, लेंथ को हमने नेम दिया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, विड्थ, रेडियस, सब बोलते हैं उसको। तो इसका हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला एल। अब इसमें देखो दो टर्म का मल्टीप्लाई है, दोनों को मिला के इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों को हम एक साथ काउंट करते हैं। अभी मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई डिवाइड वाला अलग अलग काउंट नहीं होता, ये दोनों मिलके एक टर्म है, एक टर्म ये है। तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्यों होगा? उसका रीजन है कि अगर सेम टाइप का नहीं होगा तो उनको हम ऐड नहीं कर सकते, इक्वल लिख भी नहीं सकते, जैसा कि यहां पे रॉन्ग है। इसीलिए डायमेंशनल फॉर्मूला सबके क्या होने चाहिए, सेम ही होने चाहिए, तभी वो सही होगा, इक्वेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो देखो इसका मैंने क्या लिखा, एल। इस देखो वी, वी होता है वेलोसिटी, इसका मैंने पढ़ाया हुआ है, एल टी माइनस वन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ये क्या हो गया, टाइम, टाइम का क्या होता है, टी होता है। यहाँ पे टी पे कुछ नहीं तो प्लस वन है, तो वन और वन जीरो हो जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, एल, माइनस वन प्लस वन जीरो, तो एल आ जाएगा। मतलब एस का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, वीटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल ही आ गया। ये दोनों क्या है, लेफ्ट साइड राइट साइड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम है, मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर कोई इक्वेशन है, कोई फॉर्मूला है, तो उसमें जो भी टर्म्स होंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड, उन सबके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होंगे, सेम होंगे, वो सेम टाइप का ही क्वांटिटी होगा, तभी ऐड किया हुआ होगा, इक्वेट किया हुआ होगा। क्लियर है? चलो अब इसका और भी बहुत सारा मैं एग्जांपल कराने वाला हूं। देखो कुछ ऐसा न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल दिया जाता है, इक्वेशन दिया जाएगा। अगर लैंग्वेज में बोलूं, अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हो, उसका इक्वेशन दिया रहेगा, y इक्वल टू एक्स इक्वल टू समथिंग, ऐसा न्यूमेरिकल है। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई y इक्वल टू a माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ऐसा कुछ इसमें लिखा होगा, वेयर y इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम। y और टाइम के बारे में लिखा होगा, ये लैंग्वेज में पूरा लिखा होगा ऐसा। देन फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट्स ए बी सी, इसमें जो ए बी सी कांस्टेंट है उसके डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालने होंगे, ऐसा पूछा जाएगा तुमसे। क्लियर है? तो देखो वही करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे यहां पे। ये इक्वेशन है, इक्वेशन में कितने टर्म्स है काउंट कर सकते हो। देखो एक, दूसरा, तीसरा, ये चार, टोटल चार टर्म्स हैं। इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा है, देखो इन दोनों का भी डायमेंशन सेम होगा, इन दोनों का भी सेम होगा, इन दोनों का भी सेम होगा, चारों का आपस में क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो मैं एक एक करके लिखता हूं। जैसे y है, y चारों के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल ही होगा, क्योंकि चारों आपस में इक्वल है ना। तो ये भी इसके इक्वल लिख सकता हूं, ये भी इसके इक्वल लिख सकता हूं, ये भी इसके इक्वल। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि y हमें नोन है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l, टाइम का होता है t होता है। क्लियर है? चलो, तो देखो मैं यहां पे लिखने वाला हूं, ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा y के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल। y हमें नोन है, ए अननोन है, ए बी सी तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें निकालना है। तो y क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट, यहां पे हो जाएगा l, ए का आ गया। अब देखो उसी तरह से बीटी को इसके इक्वल करने वाला हूं, बीटी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल कर दूंगा, y के। तो हमें बीटी का नहीं निकालना है, हमें तो इसमें से सिर्फ b का चाहिए। तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y बाई टी, y बाई टी के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल। y क्या है भाई, ये है l, टाइम t, तो ये देखो कितना आ गया, एल टी माइनस 1 आ गया, ऐसा कुछ। ये देखो b का निकाला। उसी तरह से सी टी स्क्वायर को इक्वल करूंगा y के, ये भी आ जाएगा। तो देख लो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी टी स्क्वायर इक्वल टू y। तो यहां पे c का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा y बाई टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला, और y क्या है, l डिस्प्लेसमेंट, t क्या है, टाइम, टी स्क्वायर, ये हो गया एल टी माइनस 2। इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन का दिया हो तो। और देखो टाइम को लॉस ना करते, और सारा एग्जांपल कराता हूं, बहुत सारा करना है अभी। चलो, एक तो ये इस टाइप का हो गया। अब थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। कुछ ऐसा दिया होगा, थोड़ा सा इसे जस्ट चेंज करने वाला हूं, लैंग्वेज में ऐसा दिया होगा, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम, एसएचएम का नाम सुने हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है, वहां पे इक्वेशन जैसा होता है उस टाइप का इक्वेशन का मैं यहां पे करा रहा हूं। तो जब सिंपल हार्मोनिक पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि इक्वेशन कैसा होता है। हमें उस सिंपल हार्मोनिक मोशन से अभी कोई लेना देना नहीं है, बस जस्ट इक्वेशन देखना है। तो ऐसा होगा, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज गिवन बाय, कुछ इस तरह से। ये एसएचएम का इक्वेशन इस टाइप का होता है। ये फाई है, फाई मतलब एंगल, इस टाइप का दिया होगा। ठीक है, तो इसमें देखो y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये हो बता दिया, t क्या है, टाइम है। तो बाकी के जो टर्म्स होंगे उनके डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे जाएंगे। तो यहां पे लिखा जाएगा फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, ओमेगा एंड फाई। तो हमें ए, ओमेगा और फाई का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। अब इसमें देखो साइन आया है, ठीक है, तो पहले साइन के बारे में देखते हैं, वो मैं साइड में इधर बताता हूं। तो ध्यान से सुनना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या कोई नंबर, ये सब डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं साइड पे लिखता हूं, अगर कहीं पे एंगल दिया हो जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, तो थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर, ये होता है रेशियो क्वांटिटी। और रेशियो क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता, मतलब ये जो थीटा है ना, थीटा होता है डायमेंशन लेस, एल भी लेंथ, नीचे भी लेंथ, तो लेंथ लेंथ क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो m0 L0 T0, ये एंगल है। उसी तरह से अगर मैं बोलूं साइन थीटा, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, जो भी हो, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, जो भी हो, ये सब क्या होते हैं? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगर मैं ऐसा लिखूं साइन थीटा का डायमेंशन बताओ, टेन थीटा का बताओ, यहां पे कुछ भी रख दो, तो ये भी क्या होगा? डायमेंशन लेस। अब ये क्यों होगा भाई? ये भी एक तरह का रेशियो क्वांटिटी ही है। क्यों? अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो तुम बोलोगे L बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसी तरह से कॉस थीटा लिखो तो B बाई एच, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, तो इनका डायमेंशन क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, कैंसिल हो जाएगा सब। मतलब साइन थीटा का भी अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या लिखोगे? 0 0, क्योंकि कैंसिल हो गया ना, इस तरह से। उस तरह से log x, उसका डायमेंशन पूछेगा, देखो log की मतलब क्या? log 2, log 10, log 3, उसका जो भी वैल्यू आता है क्या आता है? एक डिजिट आता है, पॉइंट में आता है, फ्रैक्शनल नंबर आता है, फ्रैक्शनल या होल नंबर आएगा। तो जो नंबर आता है, जैसे log 2 इक्वल टू जो भी आता है, उसके आगे हमें मीटर सेंटीमीटर लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो भी क्या है? एक नंबर है। और नंबर क्या होता है? जैसे मैं बोलूं 2, 2 का डायमेंशन बताओ, 10, 10 का डायमेंशन बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। 10 का डायमेंशन थोड़ी होता है, 10 तो नंबर है ना, तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे नंबर दिया हो, ये सब ध्यान रखोगे, ये सब यूज होगा न्यूमेरिकल में। तो अगर कहीं नंबर दिया है तो नंबर का डायमेंशन नहीं होता, मतलब नंबर क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। ये सब यूज हो सकता है। थीटा अलग से हो, सिंगल थीटा हो, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, पाई रेडियन, तो उसका डायमेंशन नहीं होगा। साइन के साथ भी थीटा लगाओ तो भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी क्या होता है? रेशियो क्वांटिटी, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, रेडियस भी लेंथ ही होता है एक तरह का। तो इस तरह से, तो देखो वही कंसेप्ट हम एंगल वाला इधर लगाएंगे। ये सब डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं। लॉग है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग यहां पे कुछ भी लिखाओ, 10 कुछ भी लिखाओ, ये क्या होगा? डायमेंशन लेस ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो भी वैल्यू आएगा वो सिर्फ डिजिट में आता है, उसके आगे कोई यूनिट डायमेंशन नहीं लगता है। सब क्या है? रेशियो क्वांटिटी है। तो देखो अब यहां पे हम अप्लाई करने वाले हैं। तो पहले तो हम सॉल्विंग करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे? बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये पहले हम अप्लाई करने वाले हैं, ये तो लगेगा ही लगेगा। तो देखो पहले देखते हैं, ये जो साइन का पार्ट है इसका डायमेंशन नहीं होगा, मतलब साइन ऑफ जो भी हो उसका डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, 0 0 0 होगा डायमेंशन। ठीक है, अब देखो साइन के बाद कुछ भी लिख दो, यहां पे तुम अपना नाम लिख दो, यहां पे XYZ कुछ भी लिख दो, इंडिया पाकिस्तान कुछ भी लिख दो, यहां पे उसका डायमेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइन जिसके पहले लगता है वो एंगल ही होता है। इस ब्रैकेट में जो भी होगा ना वो एंगल ही होगा। मतलब ये जो ओमेगा टी प्लस फाई है, ये क्या है? ये दोनों मिलके एंगल ही है। तो साइन वाला जो भी पार्ट होगा, साइन समथिंग ब्रैकेट इक्वल टू नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, ये डायमेंशन लेस हो गया। तो अब क्या बच गया? ए, और ए और वाई दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये पार्ट तो डायमेंशन लेस हो गया। यहां पे ए का जो डायमेंशन होगा वही क्या हो जाएगा? वाई के डायमेंशन के इक्वल। और वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा एल। तो देखो हमने ए का निकाल लिया। अब ओमेगा और फाई पे फोकस करेंगे हम। ठीक है, इधर वाला पार्ट ध्यान रखना। चलो अब इस पे फोकस करते हैं। अब देखो ये जो ब्रैकेट में है, बॉक्स में जो है ओमेगा टी प्लस फाइव, ये क्या है? एंगल ही तो है। साइन के बाद जो रहेगा वो एंगल होगा, ये है एंगल। क्लियर है? अब देखो समथिंग प्लस समथिंग इक्वल टू एंगल,
अगर मैं बोलूं x प्लस वाई इक्वल टू 10 kg, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, समझा रहा हूं, तो ये वाला जो क्वांटिटी है इसको देख के तुम्हें पता चल रहा है कि क्या है, केजी, मतलब ये मास है। ये मास है तो ये दोनों भी क्या होगा, ऑब्वियसली मास ही होगा, क्योंकि मास प्लस मास ही मास आ सकता है ना, लेंथ प्लस लेंथ ही लेंथ आ सकता है। तो अगर ये दोनों अननोन क्वांटिटी होगी और इसको मास लिखा होगा तो इसका भी क्या होगा, मास मास, मतलब इसका डायमेंशन अगर m है तो इन दोनों का भी डायमेंशन क्या होगा। उसी तरह से अगर ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू एंगल है, मतलब ये दोनों भी क्या रहा होगा, एंगल, क्योंकि एंगल प्लस एंगल ही एंगल हो सकता है। अगर ये दोनों एंगल नहीं हो तो इक्वल टू में एंगल आ सकता है क्या, नहीं। तो ये एंगल है, कैसे पता चला, साइन के बाद जो भी होता है बॉक्स में ब्रैकेट में वो क्या होता है, एंगल होता है, क्योंकि साइन टेन कॉस एंगल के पहले ही लगता है। तो जब ये एंगल है तो ये दोनों भी क्या होगा, एंगल ही होगा, मतलब ये है कि ये दोनों भी क्या होंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होंगी। तो इस फाई को मैं लिख सकता हूं कि फाई क्या है भाई, एंगल है, और एंगल है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस होगा ये। तो देखो फाई का भी आ गया, ए का तो आ ही गया था। अब ओमेगा टी पे फोकस करते हैं, तो देखो ये ओमेगा टी भी क्या है, ओमेगा टी भी एंगल ही है, मतलब ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल। तो ओमेगा टी का डायमेंशन भी क्या होगा, एंगल का जो डायमेंशन होता है और एंगल का डायमेंशन नहीं होता है, 0 0 होता है। लेकिन हमें ओमेगा टी का नहीं निकालना, हमें सिर्फ ओमेगा का निकालना है। यहां से ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा, ये टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कुछ ऐसा, और टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, m0 L0 रहने दो, टी -1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना, टी स्मॉल टी है, इसका डायमेंशन कैपिटल टी होता है, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा का डायमेंशन। तो इस तरह से हम अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। चलो और देखते हैं एग्जांपल। ये सब थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जांपल है, ये हर जगह मिलेगा तुम्हें। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपोनेंशियल वाला भी थोड़ा देख लेते हैं ना। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, लॉग वगैरह जब पढ़ा होगा तो उसमें ई आता है, ई, ये जो ई होता है ना इसकी वैल्यू होती है 2.7। ई जहां पे होता है जिस फंक्शन में, उसी को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ई क्या है, एक तरह का नंबर हो गया। तो देखो मैंने क्या बोला है अभी थोड़ी देर पहले, कि नंबर जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है नंबर। मतलब अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो ये डायमेंशन लेस होता है। तो नंबर का जो पावर होगा वो नंबर ही होगा, ऐसे लिख सकते हो, द पावर ऑफ ए नंबर मस्ट बी ए नंबर। क्यों ऐसा, अगर मैं तुमसे बोलूं, एक एग्जांपल दूं, यहां पे 10 पावर x है, इक्वल टू व्हाट, बताओ, तुम क्या बताओगे, 10 पावर x इक्वल टू समथिंग, कुछ बोल सकते हो, नहीं, क्योंकि x का पता नहीं है ना, x का, x तो वेरिएबल है ना, x 1 होता, 2 होता, 3 होता तो बताते कि हाँ, जैसे x 2 होता तो 100 लिखते, 3 होता 1000 लिखते। तो अभी ये डिफाइन नहीं है, तो डिफाइन होने के लिए इसका पावर भी नंबर ही होना चाहिए, तभी ये डिफाइन होगा, नहीं तो डिफाइन नहीं होगा। मतलब अगर कोई नंबर बेस है तो उसका पावर भी नंबर ही होगा, तभी वो डिफाइन है, नहीं तो वो डिफाइन नहीं है, उसके हम इक्वल वैल्यू नहीं बता सकते कुछ। तो नंबर का पावर मस्ट भी क्या होना चाहिए, नंबर। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 10 पावर x, मैं पूछूंगा कि x का डायमेंशन बताओ, ऐसा पूछ सकता हूं कि 10 पावर x है अगर कहीं, तो x का डायमेंशन बताओ, कुछ ऐसा इक्वेशन लिख दूंगा, y इक्वल टू 10 पावर x, राइट डायमेंशन ऑफ x। तो यहां पे क्या करोगे,
10 बेस नंबर, तो x भी क्या होगा, नंबर, मतलब नंबर का पावर नंबर ही होना चाहिए। ये x क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा। तो नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं e पावर x, तो e भी क्या है, 2.7 इसकी वैल्यू आई थी, ये नंबर है, तो इसका पावर भी क्या होगा, नंबर होगा, मतलब x का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। तो कभी इक्वेशन में e दिखे तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, डायमेंशनल मेथड का यूज है उसमें। टॉपिक कुछ ऐसा है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन। तो उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन जो बताया जाता है वही इंपॉर्टेंट भी है, बाकी और भी है दो तीन, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है न्यूमेरिकल पार्ट में ज्यादा। टू डिराइव द फॉर्मूला बाय डायमेंशनल मेथड, फॉर्मूला डिराइव करना होगा। क्लियर है? डायमेंशनल मेथड का यूज करके हमें फॉर्मूला डिराइव करना होगा। मैं एक फॉर्मूला डिराइव करके बताऊंगा यहां पे, और न्यूमेरिकल्स को हम डायरेक्ट भी करेंगे। तो कुछ ऐसा न्यूमेरिकल दिया जाएगा, डिराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ऐसा तुम्हें लिखा जाएगा लैंग्वेज में, डिराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इफ टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, ये वाला जरूर दिया होगा कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, वो मेंशन होगा न्यूमेरिकल में। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एटसेट्रा, अलग अलग न्यूमेरिकल में अलग अलग होगा। तो तुम्हें टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताना होगा, और हमें फॉर्मूला पहले से नहीं आता ऐसा मान लो। तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में जो भी दिया होगा कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताना है, डिराइव करना है, किसके फॉर्म में वो मेंशन किया होगा। तो इस न्यूमेरिकल में है कि ये डिपेंड करता है एल पे, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। सिंपल पेंडुलम कुछ ऐसा होता है इस तरह से, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ बॉब, और नीचे क्या लगता है, mg फोर्स लगता है। तो पेंडुलम की ऐसे जरूरत भी नहीं है, न्यूमेरिकल में मेंशन क्या होगा कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन एल, एम एंड जी, देन डिराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, ऐसा मेंशन होगा। तो जिसका फाइंड करना हो और जिस पे डिपेंड करना हो ऐसे लिख लेना। ठीक है, अब देखो ये तीनों पे डिपेंड कर रहा है। अब डिपेंड करने का मतलब डायरेक्टली भी होता है, इनवर्सली भी होता है, ये सब तो हमें पता नहीं है डायरेक्टली है कि इनवर्सली है। गर्मी है, ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है। देखो एक एग्जांपल समझाता हूं यहां पे कि y डिपेंड कर रहा है a और b पे, तो a और b को मिला के हमें y का फॉर्मूला बनाना है। देखो मैं क्या क्या लिख सकता हूं, y इक्वल टू ए बी लिख सकता हूं, y इक्वल टू ए बाई बी लिख सकता हूं, y इक्वल टू ए बी स्क्वायर लिख सकता हूं, y इक्वल टू रूट ए बी लिख सकता हूं, मतलब कुछ भी लिख सकता हूं। तो हमें पता नहीं है कि ए बी लिखना है, ए बाई बी लिखना है, ए बी स्क्वायर लिखना है, लेकिन ए बी को मिला के ही फॉर्मूला बनाना है, ये हमें पता है, मेंशन किया हुआ न्यूमेरिकल में। तो देखो क्या करेंगे हम, ये इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, T प्रोपोर्शनल टू L, M एंड G। अब इसके पावर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, -1 होगा, रूट में होगा, कुछ पता नहीं। तो पावर को मैं यहां पे खुद से लिखने वाला हूं, अननोन पावर्स है A, B, C, अपने मन से लिख देना है। अगर मान लो पावर 1 हुआ, A 1 हुआ तो L का पावर 1 रहेगा, B अगर 2 हुआ तो M स्क्वायर रहेगा, C का पावर 1/2 हुआ तो G रूट में आ जाएगा, माइनस हुआ तो 1/, में आ जाएगा। मतलब ये सब अननोन क्वांटिटी, कुछ भी पॉसिबल है, हम उसी को सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तभी तो पता चलेगा ना कि A इंटू बी होगा कि A बाई बी होगा। A इंटू बी मतलब पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो पावर 1 -1 हो जाएगा। तो पावर ये में नहीं पता है कि इन दोनों का पावर देना क्या है, वही हम डायमेंशनल मेथड से डिराइव करने वाले हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना हो, इन तीनों पे डिपेंड कर रहा, तो ऐसे लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे टी इक्वल का साइन देंगे, यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे। ये कांस्टेंट की वैल्यू हम डायमेंशनल मेथड से नहीं निकाल सकते, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, तो हमें यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं, जैसा है वैसे रहने देंगे।
अब एल है, एल का पावर ए, एम का पावर बी, जी का पावर सी। देखो हमें बेसिकली क्या करना है, एबीसी निकालना है। एबीसी आ जाएगा, यहां पुट कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा टाइम पीरियड का। क्लियर है? तो देखो, अब देखो ये एक इक्वेशन बन गया, इक्वल का साइन आया तो इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के इक्वल होता है। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ा है। इस कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लेफ्ट साइड का डायमेंशन देखो क्या है, कुछ नहीं है, तो m पे 0, l पे 0 लिख सकता हूं मैं। t है तो t का पावर 1 हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट साइड में देखो, ये l है, मतलब ये l है, m मास, ये m हो गया, इसका पावर क्या दे दिया, b। g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का होता है lt-2, इसका पावर हो जाएगा c। पहले इस तरह से हम लिख लेंगे, ये जो क्वांटिटी होगा उसके डायमेंशनल फॉर्मूला हमें यहां पे लिख देने, पावर वही रहेगा एबीसी। अब एक इक्वेशन है ये, इधर देखो एम एल टी बेस है, पावर है 100, इधर भी बेस क्या है, एम एल और टी ही है, लेकिन पावर अलग अलग है। तो अब देखो, अगर कोई ऐसा हो, यहां पे मैं लिखूं एक्स वाई 2 3 इक्वल टू एक्स वाई पी क्यू, ऐसा लिखूं मैं, तो तुम इससे देख के बता सकते हो कि दोनों साइड में अगर बेस सेम है और ये इक्वल है, तो ये इक्वल कब पॉसिबल है, जब पावर भी क्या हो, सेम हो। मतलब P इक्वल टू क्या होगा 2, Q इक्वल टू क्या होगा 3। अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए, उन बेस के दोनों साइड सेम होने चाहिए, तभी तो इक्वल होगा। वही यहां पे भी लगाने वाले। हम क्या करेंगे, दोनों साइड MLT और MLT के पावर को इक्वेट करेंगे, जैसे इधर इक्वेट मैंने करके समझाया, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, एबीसी मिलने वाला है। तो इसके नीचे लिखोगे बाय इक्वेटिंग पावर ऑफ MLT ऑन बोथ साइड। तो देखो राइट साइड में L देखो यहां पे भी है, यहां पे भी है, ये जो C है दोनों का पावर है, T पे भी है L पे भी है। यहां पे L का पावर A हो गया, L का पावर C हो गया, और उधर L का पावर क्या हो गया 0। तो तुम्हें पता है कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहां पे राइट साइड में L का पावर हो जाएगा A प्लस C, ठीक है। पावर पावर अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है ना। तो L का पावर C, L का पावर A, राइट साइड में L का पावर हो गया A प्लस C, लेफ्ट साइड में क्या है 0 इक्वल टू 0। इसी के बेसिस पे जो बताया था अभी कि अगर इक्वल है और बेस दोनों साइड सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, तभी तो इक्वल होगा। ये हो गया A प्लस इक्वल टू 0। अब देखो M का पावर देखेंगे, M का पावर यहाँ पे है B, एक ही बार M आया है ना, इसमें M नहीं है, तो M का पावर B, इधर M का पावर 0, मतलब B इक्वल टू क्या हो गया 0। अब T देखो, T का पावर 1, इधर T का पावर एक ही बार T है -2, तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो -2C इक्वल टू 1, तो -2C इक्वल टू यहाँ पे 1 हो गया। तो देखो यहां से C आ जाएगा कितना, -1/2, तो C आ गया, B भी आ गया। अब A निकालेंगे, तो उसमें A प्लस C मतलब -1/2 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो A आ गया प्लस का 1/2, तो A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया। इन तीनों को क्या करेंगे हम, इसमें पुट करने वाले हैं यहां पे, इस वाले में, तो टाइम पीरियड का क्या होगा, फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। क्लियर है? चलो तो देख लो क्या आ जाएगा, T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने दो, L का पावर A, मतलब L का पावर यहां पे क्या हो जाएगा 1/2, B का पावर, M का पावर B, सॉरी M, B किधर है 0, और G का पावर C है, G का पावर C है, तो C कितना गया -1/2, ऐसा कुछ। ये देखो T इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट, हाँ कुछ कुछ न्यूमेरिकल में है कांस्टेंट दिया भी जाएगा, दिया जाएगा तो लिखेंगे। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें कांस्टेंट होता है 2 पाई,
तो तुम लिख सकते हो बाई एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट इक्वल टू 2 पाई। अगर नहीं दिया है न्यूमेरिकल में और तुम नहीं जानते हो तो उसको कांस्टेंट के कांस्टेंट लिखते चलो। एल का पावर 1/2, तो किसी का पावर 1/2 होना मतलब रूट में होना होता है, और जी का पावर 1/2 भी है, माइनस भी है, तो माइनस के चलते क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और 1/2 के चलते क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। देख लो, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 पाई रूट एल बाई जी, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में और भी तरीके के मेथड भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट। तो शॉर्टकट मेथड भी मैं बताऊंगा इसका। इसमें थोड़ा सा एबीसी निकालना पड़ रहा है ना, तो टाइम टेकिंग है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड में होगा। मैं इसका शॉर्टकट ही बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करने होते हैं। न्यूमेरिकल्स में इस टाइप के फॉर्मूले कम पूछे जाते हैं, ज्यादातर दूसरे टाइप का पूछा जाता है जो अभी मैं बताने वाला हूं। तो देखो, कुछ ऐसा न्यूमेरिकल दिया जाएगा, इफ, लिख सकते हो लैंग्वेज में, इफ फोर्स, इफ फोर्स एफ, वेलोसिटी v एंड टाइम t, ऐसा भी न्यूमेरिकल आता है, आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। बस लैंग्वेज चेंज है, काम वही करना है, टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। इस तरह का न्यूमेरिकल मिलेगा तुम्हें, पीवाईक्यू, जेई और नीट दोनों का देख सकते हो, इस टाइप का मिलेगा। हाँ, यहाँ पे फोर्स वेलोसिटी टाइम नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है, एनर्जी वेलोसिटी टाइम भी हो सकता है, एफ वर्क पावर भी हो सकता है। तो ऐसा लैंग्वेज में लिखा होगा, टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन व्हाट विल बी डायमेंशन, देन व्हाट विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास, ऐसा लिखा होगा। मास भी हो सकता है, यहाँ पे और भी कुछ पूछा जा सकता है, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन का भी मैं निकाल दूंगा। चलो, मास एंड एक्सेलरेशन दोनों का हम निकालते हैं, किसी न्यूमेरिकल में एक ही पूछा जाएगा। इस तरह का न्यूमेरिकल दिया होगा, इसका मीनिंग पहले निकालेंगे। देखो, ये फंडामेंटल होता नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल में लिखा होगा टेकन एज फंडामेंटल, मतलब इसको तुम फंडामेंटल मान लो, और मास और एक्सेलरेशन का बताओ, मतलब मास और एक्सेलरेशन को तुम्हें फंडामेंटल अब नहीं मानना है, एक्सेलरेशन तो ऐसे भी नहीं होता, मास फंडामेंटल क्वांटिटी 7 में आता है। तो हमें इस न्यूमेरिकल में क्या करना है, फंडामेंटल इनको मान के इसको फाइंड करना है। इसका मतलब वही हुआ जैसे मैंने अभी टाइम पीरियड का बताया था कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन ml/g। उसी तरह से हम ऐसा मान लेंगे कि जो मास है ना, इसका हमें फॉर्मूला बताना है, किसके फॉर्मेट में, इन तीनों के फॉर्मेट में, जो भी न्यूमेरिकल में दिया होगा फंडामेंटल, उसी के फॉर्म में आंसर बताना होता है। इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मास का फॉर्मूला बताना है इन तीनों के फॉर्म में, एफ, वी और टी के फॉर्म में। उसी तरह से दूसरा इसका पार्ट है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को भी एफ वी टी के फॉर्म में तुम्हें लिखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो फंडामेंटल दिया है उसी के फॉर्म में हमें ड्राइव करके आंसर बताना होता है। ठीक है, तो देखो यहां पे इन दोनों का अलग अलग एक ही साथ, तो मैंने अभी बताया था कि जो ऐसे लिखा हो उसको क्या लिखेंगे, मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डायरेक्ट लिखता हूं, इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, पावर एफ का पावर ए, वी का पावर बी, टी का पावर सी। अभी मैंने बताया था टाइम पीरियड का डेरिवेशन ऐसे किया था। इधर अगर लिखना हो तो लिखेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं लिखेंगे ना तो भी चलेगा, एफ का पावर ए, वी का पावर बी, टी का पावर सी। वही सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का डायमेंशन लिखते हैं और पावर को इक्वेट करके निकालते हैं हम। अगर पावर आ जाए यहां पे 1 2 3, यहां पुट करो तो आंसर हो गया। इधर अगर पावर 2 3 माइनस जो भी है पुट कर दो, एक्सेलरेशन का आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड में
का डायमेंशन हम इक्वेट करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। बस लैंग्वेज चेंज है, न्यूमेरिकल का काम वही कर रहे हैं हम, टाइम पीरियड वाले के जैसा। तो देखो मास का डायमेंशन होता है m, एल टी नहीं है तो 0 0 लिख दो। राइट साइड में फोर्स, तो फोर्स का क्या होता है हमें याद है पहले से, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू। पावर ए है तो यहां पे ए लिखेंगे। फिर वेलोसिटी एल टी माइनस वन, पावर बी लिखेंगे। टी टाइम होता है तो टी का पावर सी। अब इसके आगे का तुम्हें आता है, m का पावर 1 है, इधर m का पावर कितना है a है, तो a इक्वल टू क्या हो गया 1। l का पावर यहाँ पे है 0, यहाँ पे l का पावर है a, यहाँ पे b, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया। t का पावर 0, इधर t का पावर देखो माइनस 2a माइनस बी प्लस सी, 3 बार है t, तो तीनों पावर को क्या करेंगे ऐड करेंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो वहां से क्या आ जाएगा ए बी सी की वैल्यू आएगी, वही ए बी सी यहां पुट कर दो, यही ऑप्शन में दिख जाएगा। जैसे मान लो a इक्वल टू आया कितना 0, बी इक्वल टू कुछ आ गया, सी इक्वल टू कुछ आ गया, यहीं पे पुट कर देंगे, यही क्या हो जाएगा मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ ऐसा, एफ वी टी 1 2 माइनस 0, ऐसा जो भी है, ये मैंने निकाला नहीं है, ऐसे निकाल सकते हो। हाँ टाइम जाएगा 2 4 5 मिनट, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा करेंगे। अब देखो उसमें क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें लेफ्ट साइड में मास था, ये दोनों 0, अब इसमें एक्सेलरेशन का लिखना होगा लेफ्ट साइड, एल टी माइनस 2 लिखना होगा लेफ्ट साइड। m नहीं है तो m का पावर क्या लिख सकते हैं हम 0 लिख सकते हैं। बाकी राइट साइड में यही फोर्स वेलोसिटी टाइम, और फिर इसमें भी इक्वेट करेंगे तो इसमें एबीसी अलग आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में अलग है तो राइट साइड में भी उसका इक्वेट करने पर क्या होगा अलग है, इसमें तो ये है ना, तो इसका एबीसी आ जाएगा। तो वहां से क्या निकाल सकते हो मास और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो मैं इसका शॉर्टकट बताने वाला हूं, ठीक है, ऐसे टाइम टेकिंग ज्यादा लगता है। लेकिन ये ध्यान रखना भाई, शॉर्टकट के लिए लॉन्ग कट आना जरूरी है, उसके बाद ही शॉर्टकट अप्लाई करना, तो अपने आप फास्ट करने लगोगे, थिंकिंग पावर थोड़ी बढ़ जाएगी, उसके बाद ही शॉर्टकट करना है, नहीं तो नहीं करना, हमेशा शॉर्टकट अप्लाई नहीं करने का। तो टाइम टेकिंग के लिए मैं ये बता रहा हूं, देखो क्या फाइंड करना है मुझे, मास गिवन क्या है एफ वी टी, ध्यान से देखना, दोनों को मैं अलग अलग करने वाला हूं, एक्सेलरेशन के लिए भी यहां पे करने वाला हूं, क्योंकि इसमें दो न्यूमेरिकल मैंने मिक्स कर दिया, मास का भी बताना है एक्सेलरेशन का भी बताना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो तुम फोकस करोगे मास पे, ये मास है, इन तीनों के फॉर्म में लिखना है, तो पहले ये सोचोगे इस तीनों में से किसके फॉर्मूला में मास आ सकता है, ऐसा सोचोगे कि इन तीनों का फॉर्मूला याद करो, फोर्स का होता है मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम तो टाइम ही है, इन तीनों में से किस में मास आ रहा है, तो माइंड में क्लिक होगा कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो पहले हम ऐसा लिख लेंगे। तो देखो यहां पे मास आ गया, हमें मास का ही तो बताना है, तो यहां से मास को निकाल लेंगे, मतलब मास इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाई एक्सेलरेशन। हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, किसके फॉर्म में, फोर्स वेलोसिटी टाइम के फॉर्म में। तो देखो फोर्स तो आ गया, लेकिन ये नहीं चाहिए, क्योंकि इन तीनों के फॉर्म में हमें चाहिए, तो जो इसमें शामिल है उसको हम चेंज नहीं करने वाले, उसको छोड़ देंगे, और जो उसमें नहीं है उसको हम आगे चेंज करेंगे। जैसे डिराइव्ड क्वांटिटी का हम करते थे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाय टाइम, फिर वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ऐसे लिखते थे, उसी के साथ थोड़ा यहां पे भी है। तो मास इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन, अब फोर्स इसमें तो है, फोर्स हमें चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए, तो अब इसको ढूंढेंगे इस तीनों के हेल्प से। तो देखो फोर्स को फोर्स रहने दो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहां जाएगा, वेलोसिटी बाय टाइम हमें पता है, यहां पे लिख देंगे वेलोसिटी बाय टाइम, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम बाय वेलोसिटी। यहां पे देखो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, शॉर्टकट एफ टी वी माइनस वन, यही आंसर आएगा, उसमें भी यही आता, अभी जो हमने किया था ना एबीसी निकाल के, उसमें भी यही आंसर आता, मतलब इसका पावर 0 1 1 आता, इसका -1 आता, तो वहां से भी यही कर सकते हैं, तो देख लो इजी है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक्सेलरेशन का देखेंगे, तो एक्सेलरेशन तो इजी है ना, एक्सेलरेशन तो इन्हीं दोनों से आ जा रहा है, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम होता है,
मतलब एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा v बाई टी, तो v t माइनस 1 हो जाएगा। अब फोर्स नहीं है तो फोर्स तो लिख सकते हैं ना, तो फोर्स इसमें नहीं आ रहा तो फोर्स का पावर 0 लिख देंगे, v1 हो गया, t माइनस 1 हो गया। तो इस तरह से भी हम ड्राइव कर सकते हैं। यही था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहां पे चेंज कर दूंगा थोड़ा, एक नया न्यूमेरिकल बन जाएगा, एक और करा देता हूं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो देखो एक और करा देता हूं, यहां पे मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, एक और न्यूमेरिकल हो जाएगा। चलो मास का निकाल लेते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं एनर्जी, तो लैंग्वेज में ऐसा लिखा होगा, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन व्हाट विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास। तो देखो मास पे हम फोकस करेंगे, ईवीटी के फॉर्म में लाना है मास, क्लियर है। तो मास, अगर तुम एनर्जी का फॉर्मूला देखते हो, मैंने क्या बताया कि इसका फॉर्मूला ढूंढेंगे इसमें, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी होता है फोर्स इनटू एस, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम तो टाइम होता है, मतलब मास किसी में आया नहीं यार। तो देखो जो एनर्जी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें फोर्स में मास आता है, तो यहां से हम क्या करेंगे, मास को निकालने वाले हैं। तो देखो इसको मैं लिखूंगा मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू एस, तो यहां से मास निकाल लोगे, तो मास इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी बाई ए इंटू एस, क्लियर है। मतलब ये जो टर्म है किसी ना किसी एक में आएगा ही आएगा, वहां से लिख लेंगे हम। अब देखो क्या करेंगे, ई तो हमें चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए, इन दोनों को हटाने वाले हैं हम। तो ये देखो ई है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम, तो देखो एक्सेलरेशन भी इन्हीं दोनों के फॉर्मेट में लिख लिया, क्योंकि ये जो अननोन है ना, जो हमें इन तीनों में नहीं चाहिए, उनको इसके फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाई टाइम, कहीं ना कहीं दिखेगा इसमें से आ जाएगा। अब देखो एस, एस इसमें नहीं है, लेकिन हमें पता है कि एस इक्वल टू होता है वीटी, मतलब ये भी इसमें आ गया, ये देखो टी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ई अपॉन वी स्क्वायर। तो यहां पे मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा ई वी माइनस टू, टी तो आया नहीं, तो टी का पावर क्या लिख देंगे हम, 0। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, एस इक्वल टू वी टी, टी कैंसल, वी स्क्वायर ऊपर जाके माइनस, क्योंकि हम लिनियर लिखते हैं, टी नहीं आया तो टी को क्या लिख देंगे, 0। तो इस तरह से न्यूमेरिकल शॉर्टकट 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। लेकिन हाँ, पहले डेरिवेशनल मेथड, डेराइव करके सीखोगे, उसके बाद ही अप्लाई करोगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर जब तक नहीं आता तब तक के लिए बाय बाय।